नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका पेपर नंबर 7 है। और ये सभी बच्चों का HI का हो या IDD का हो या VI का हो, इन सभी का भैया सेकेंड ईयर का कॉमन पेपर है। और आप सभी को पता है कि डेट जो है वो चेंज हो चुकी है ना। अब आपका पहला पेपर कब होगा? आपको होगा सर 9 तारीख को, यानी कि 9 सितंबर को आपका पहला एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भैया कि आपका जो ये यूनिट है यहाँ से आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और हम इसका रिवीजन कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से, ठीक है, बिना समय गंवाए हुए। और आपको क्या करना है, अपने राज्य का नाम, है ना, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने राज्य का नाम, है ना, अपना नाम, और साथ ही साथ अपने ज़िले का नाम, जहाँ से आप हमें देख रहे हैं भैया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। साथ ही साथ और भी कोई प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं और भी कोई कमेंट आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कर सकते हैं। यूनिट 5 में बात हो रही है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि हम कह सकते हैं विद्यालय प्रशासन की या स्कूल प्रशासन की बात होगी यूनिट 5 में, है ना। स्कूल प्रशासन की बात होगी। जब भी हम बात करते हैं स्कूल और प्रशासन, तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। एक कहोगे सर विद्यालय और कहोगे सर प्रशासन। तो विद्यालय का अर्थ क्या कहेंगे? विद्यालय का अर्थ है या हम कह सकते हैं कि स्कूल या विद्यालय एक ऐसा वातावरण है जहाँ बच्चे के वांछित विकास को, यानी कि बच्चे का सामाजिक विकास, बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का संवेगात्मक विकास, बच्चे का नैतिक विकास, ऐसा विकास जो बच्चे के जीवन के लिए अच्छा है, वांछित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जीवन की एक निश्चित गुणवत्ता और कुछ प्रकार की गतिविधियां प्रदान की जाती हैं। जीवन की एक निश्चित गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, है ना। और कई सारी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो हमें कहाँ प्रदान की जाती हैं, जो हमें स्कूल में या विद्यालय में प्रदान की जाती हैं। अब कहेंगे सर संगठन क्या है या प्रशासन क्या है ना। संगठन क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं संगठन क्या है ना। स्कूल प्रशासन के अंतर्गत आपका संगठन आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, ठीक है, संगठन कह सकते हैं इसको। तो संगठन क्या है, कहा जाएगा संगठन का अर्थ है अस्तित्व में लाना। क्या है संगठन का अर्थ? क्या होता है? अस्तित्व में लाना। अब इस अस्तित्व में लाने का मतलब क्या है? संगठन का सीधा संबंध लोगों के द्वारा किए गए नियोजित और प्रयासों से होता है। जो भी लोग, जैसे मान लीजिए विद्यालय में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, उसके जीवन को अच्छा बनाने के लिए गुणवत्ता दी जा रही है जो बच्चे को, है ना, तो उनके प्रयासों को नियोजित, उनका जो संबंध होता है लोगों को नियोजित करना और उनके प्रयासों को आगे बढ़ाना। संगठन यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से प्रशासन के द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। अगर संगठन होगा या प्रशासन होगा, वहीं पर हम क्या करेंगे, बच्चों के उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे और बच्चों के लक्ष्यों की प्राप्ति करवाएंगे। इसी जो आपके संगठन है इसके बारे में एक परिभाषा दी गई है JB सीयर्स के अनुसार। JB सीयर्स के अनुसार परिभाषा क्या दी गई? यह काम करने के लिए एक मशीन है। इन्होंने एक संगठन को क्या कहा? एक मशीन के रूप में इनको कहा। यह मुख्य रूप से विचारों की सामग्री, अवधारणाओं, प्रतीकों, रूपों, नियमों, सिद्धांतों या इनमें से अधिक के संयोजन के व्यक्तियों से बना हो सकता है। मशीन स्वचालित रूप से काम कर सकती है, इसका संचालन हो सकता है। कैसे होगा? मानव निर्णय और इसकी इच्छा के अधीन। मशीन के बारे में कहा गया कि भैया ये एक स्वचालित रूप से काम कर सकती है, लेकिन जो आपका संगठन होगा इसका संचालन कब होगा? मनुष्य के निर्माण से इसके इच्छा के अधीन होगा, है ना। तो ये देखने को मिलता है। संगठन का सीधा अर्थ है
व्यवहारिक उपाय जो हम सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि हम जिस कार्य प्रणाली का उपयोग करते हैं वह हमारे लक्ष्य को पूरा करने में सबसे बड़ी संभावना में सहायता करती हो, या सबसे बड़े रूप में जहाँ पर हमें लाभ मिल रहा हो। तो हम ये कह सकते हैं स्कूल और संगठन के बारे में, है ना। आखिरकार स्कूल संगठन का उद्देश्य क्या होगा? स्कूल में संगठन बनाया जाएगा तो उस विद्यालय संगठन का, विद्यालय प्रशासन का उद्देश्य क्या होगा? तो कहोगे सर बच्चे को पढ़ाने के लिए एक उचित वातावरण, है ना, एक उचित वातावरण, अध्ययन अध्यापन के लिए उचित वातावरण देना। भाई विद्यालय का जो संगठन होगा, विद्यालय का जो प्रशासन होगा, उसके द्वारा बच्चे को एक उचित वातावरण दिया जाएगा पढ़ने लिखने के लिए। किसी भी विद्यालय का पहला उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जिससे विद्यालय में बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सकें, और विद्यालय में एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे कक्षा के अंतर्गत अध्ययन अध्यापन कराया जाए और उनसे संबंधित जो सहायक सामग्रियां हैं, है ना, जो सहायक सामग्रियां हैं भैया, इनको भी उपयोग में लाया जाए और एक उच्च कोटि की शिक्षा बच्चों को दी जाए उनके वातावरण को अच्छा करके। इससे क्या होगा? कक्षा में सुविधाएं जो हैं वो बच्चे को दी जाएं, बच्चे को पुस्तकालय की सुविधा दी जाए, बच्चे को खेल का मैदान दिया जाए, प्रयोगशालाएं दी जाएं, है ना। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो शिक्षा है वो अच्छे रूप में, एक अच्छे अर्थ में आगे बढ़ सकेगी, है ना। कहा गया दूसरा उद्देश्य क्या होगा? तो कहा जाएगा मानवीय तथा भौतिक साधनों का उचित प्रयोग। मानवीय तथा भौतिक साधनों का उचित प्रयोग। जब हम कह सकते हैं कि मानवीय और भौतिक साधनों का उचित प्रयोग किया जाएगा, अगर बच्चा खेलना चाहता है तो बच्चे के लिए हम खेल का मैदान दें। अच्छा, अगर बच्चा प्रयोग करना चाहता है तो बच्चे को हम प्रयोगशालाएं दें। बच्चा पुस्तकालय में जाना चाहता है तो उसको हम पुस्तकालय दें। यानी कि जो भी बच्चे की ज़रूरत की भौतिक चीज़ें हैं विद्यालय के अंदर, जिससे कि शिक्षा में संतुलन लाया जा सके, हमें उन चीज़ों का बच्चे को प्रयोग कर, उन चीज़ों को बच्चे को देना होगा जो बच्चे चीज़ भौतिक रूप से उनको सहायता करें, उनको आगे बढ़ाएं। आपका नेक्स्ट क्या है? हम कह सकते हैं शिक्षकों और कर्मियों का आत्मविश्वास। भाई बच्चों पर शिक्षकों का आत्मविश्वास भी तो बहुत ज़रूरी है, या वहाँ पर जो भी कर्मचारीगण हैं उनका आत्मविश्वास भी तो बहुत ज़रूरी है। शिक्षक पर क्या आत्मविश्वास होगा? जब शिक्षक पर आत्मविश्वास होगा तभी बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, सफल होगा, है ना। और अगर शिक्षक पर आत्मविश्वास बच्चे का कम होगा, भावना कम होगी विश्वास की, तो भैया वहाँ पर जो है विद्यालय प्रबंधन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। भैया खांसी आ रही है, कभी कभी आ जाती है ना, तो इसको थोड़ा अन्यथा में ना लीजिएगा। खांसी आना एक स्वाभाविक क्रिया है, जिसकी तबीयत ख़राब होती है उसको खांसी आती रहती है। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको, एक मेरे पास दवाई रखी रहती है, एक शीशी अच्छी सी मैंने ला के रखी, सीपला की है भैया, है ना। जब भी मुझे खांसी आती है तो मैं एक घूंट में पी लेता हूँ, क्योंकि इस समय मौसम ही बहुत ख़राब चल रहा है। और आप सभी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा जब तक एग्ज़ाम ना कंप्लीट हो जाएं, है ना। 1 महीने अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट भैया आपका है जटिल शैक्षिक कार्यों को सरल बनाना। एक शिक्षक का कार्य क्या होगा? शिक्षक का कार्य क्या होगा विद्यालय में, और शिक्षक प्रशासन का कार्य क्या होगा? जो भी जटिल कार्य है, जो भी बच्चे को सिखाए जा रहे हैं, उन जटिल कार्यों को सरल बनाना, जिससे कि बच्चा एक प्रभावी ढंग से चीज़ों को सीख सके। और क्या होगा, जब प्रभावी ढंग से चीज़ों को सीख सकेगा तो भैया वो जो सरल तरीके से हम ज्ञान उपलब्ध करा रहे थे बच्चे को, वो बच्चे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे, है ना।
नेक्स्ट क्या है, बच्चे का निरंतर मूल्यांकन करना। बच्चे का निरंतर मूल्यांकन करना यानी कि एक पाठ पढ़ाने के बाद मूल्यांकन, फिर पढ़ाने के बाद मूल्यांकन, फिर पढ़ाने के बाद बच्चे का कॉन्टिन्यूअस निरंतर मूल्यांकन करना। और जहाँ पर बच्चा धीमापन दिखा रहा है वहाँ पर उस बच्चे को नई युक्तियों के माध्यम से वातावरण को अनुकूल बनाते हुए उसको उसकी सीमा तक, उसकी सफलता तक पहुँचाना, है ना। ये बहुत ज़रूरी है, ये उद्देश्य होते हैं आपके विद्यालय संगठन के। अच्छा, सिद्धांत क्या होंगे, कहेंगे सर जो विद्यालय संगठन का सिद्धांत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सब बालकों पर ही कार्य हो रहा था, तो सिद्धांत में पहला होगा भैया बाल केंद्रित। बाल केंद्रित यानी कि बच्चा जिन चीज़ों को सीखना चाहता है, संगठन का कार्य वो है कि बच्चे को एक उचित वातावरण, उसकी योग्यताएं, उसकी अभिरुचियां, उसकी शक्तियां, उसके संवेग, उसकी मूल प्रवृत्ति, इन सभी का विकास हो। बच्चा जो सीखना चाहता है, हम बच्चे को वो चीज़ सिखाएं जिससे बच्चे में सीखने की क्षमता बढ़ेगी, सीखने की ओर बच्चा उन्मुख होगा और बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और चारित्रिक गुण जो हैं उनमें भी बच्चा सफलता को प्राप्त करेगा। यानी कि बच्चे की जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा कहा गया विद्यालय के सिद्धांत में। दूसरा क्या कहा गया आपका, समाज केंद्रित। दूसरा क्या कहा गया, समाज केंद्रित। भैया ऐसी शिक्षा होनी चाहिए बच्चे की जो होनी चाहिए बाल केंद्रित के साथ साथ समाज केंद्रित भी, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का एक सक्रिय और उपयोगी और कुशल सदस्य बनाना है। भाई बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे को मिल रही है, लेकिन अगर हम बच्चे को समाज के अनुसार भी शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चा बेहतर नहीं बन पाएगा। तो हमें क्या करना है कि शिक्षा का उद्देश्य समाज के साथ साथ हमें बाल केंद्रित भी करना होगा, जिससे बच्चा एक सदस्य बन सके, अपने समाज का उपयोगी सदस्य बन सके। और जो भी योजनाएं होंगी, जो भी प्रगतियां होंगी, है ना, जो भी सांस्कृतिक मूल्य होंगे, जो भी बच्चों के समाज के आदर्श होंगे, उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बच्चों में किसी प्रकार का भेद ना किया जाए, बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं। आप इन लाइनों को कहीं पर भी लिख सकते हो। बच्चे को एक सहयोग दिया जाए अच्छा, और जो भी पाठ्यक्रम बच्चे का बनाया जाए वो लचीला बनाया जाए और बच्चों के अनुकूल बनाया जाए, है ना, रोचक बनाया जाए, बच्चों को पढ़ने के हिसाब से बनाया जाए अच्छे से, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें कि बच्चा जब चीज़ों को पढ़े तो उसका जो लक्ष्य है उसकी ओर उन्मुख हो और परिवर्तनशील हो, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने पाठ्यक्रम बना दिया तो बिल्कुल भैया उसी पे अड़े रहेंगे, ऐसा नहीं। बच्चा सीखने में अगर दिक्कत दिखा रहा है तो उसके अनुसार हम चीज़ों को ढाल देंगे, उसको अनुकूलित कर देंगे। अब हम बात करते हैं भैया आपके एक आपका नेक्स्ट है जो आपका, वहाँ पर बात की जा रही विशेष स्कूल की और भैया समावेशी विद्यालयों की। तो विशेष स्कूल आपको पता है कि जहाँ पर भैया विशेष बच्चे, विशेष क्षमता, विशेष पाठ्यक्रम और जो भी प्रशिक्षण दिया जाएगा बच्चों को वो भी विशेष होगा। जो भी बच्चे को संसाधन दिए जाएंगे, जो भी अतिरिक्त जानकारियाँ दी जाएंगी वो भी सब क्या दी जाएंगी, सब बच्चे को विशेष दी जाएंगी। वातावरण वहाँ का क्या होगा, विशेष होगा। तो निःशक्त बच्चे विशेष विद्यालयों में पढ़ते हैं और इन्हें हम उन विद्यालयों में मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। विशेष विद्यालयों में नियमित रूप से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनको हम वहाँ पर उनके अनुसार, विशेष बच्चों के अनुसार, उनके अनुसार हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हम लोग बनाते हैं IEP, यानी कि हम लोग उनको क्या देते हैं, व्यक्तिगत शैक्षणिक प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा देते हैं। और उनकी जो कक्षाएं होती हैं वो भी काफ़ी छोटी होती हैं, है ना। छोटी कक्षा का मतलब ये थोड़ी ना कि छोटा सा कमरा, छोटी कक्षा का मतलब ये है कि जो भी चीज़ उनको सिखाई जाएगी
बहुत छोटे रूप में सिखाई जाएगी जिससे कि वो अच्छे से सीख सकें। एक निम्न छात्र और शिक्षक का अनुपात होगा। कहते हैं भैया कि 10:1 देखने को मिलता है अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो, विशेष बच्चे को, है ना। अगर हम विशेष बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो 10 बच्चे और 1 अध्यापक, तो छोटा एक रूप देखने को मिलता है जो प्रशिक्षक के रूप में आपको देखने को मिलता है। आपने कहा विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक, मैंने कहा कि विशेष शिक्षक, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आप कहलाओगे विशेष शिक्षक। आप किसको पढ़ाओगे? तो आप पढ़ाओगे बेटा विशेष बच्चों को, तो विशेष शिक्षक होगा, है ना। उनके लिए संसाधित कक्षाएं होंगी, जो भी संसाधन और शिक्षण कार्यक्रम बनाए जाने हैं वो होंगे, और साथ ही साथ शिक्षण सहायक सामग्रियां भी उपयोग में लाई जाएंगी। तो ये आपको विशेष स्कूल में देखने को मिलता है। आप इसको अच्छे से बना करके लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, है ना। विशेष शिक्षा हो गई आपकी और समावेशी शिक्षा। यहाँ पर हम विशेष स्कूल भी कह सकते हैं, विशेष शिक्षा भी कह सकते हैं, ऐसे ही आपको दी जाएगी, है ना। समावेशी शिक्षा तो आप कहोगे सर इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर हम बात करते हैं कि सभी प्रकार के बच्चों को मुख्य धारा में लाएं, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी बच्चा हो, शारीरिक अक्षम, मानसिक मंदित, है ना, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी क्षेत्र का बच्चा हो, सभी बच्चों को हम मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। और इनके लिए हम लोग क्या करते हैं कि समावेशी कक्षाओं का ही विस्तार करते हैं। जो कक्षाएं बनाई जाएंगी, जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, जो पाठ्य योजनाएं बनाई जाएंगी, वो सभी क्या होंगी? विशेष होंगी। और बिना भेदभाव के विद्यालय में हम जो है बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का मौका देंगे, है ना। यहाँ पर सभी को शिक्षा दी जाएगी, सभी के अनुरूप दी जाएगी, आप लोगों को पता होगा। अब हम बात करते हैं भैया आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि कह सकते हैं कि एक शिक्षक का आचरण कैसा होगा, है ना। 5.3 आपका ये कहता है शिक्षक का जो आचरण होगा वो कैसा होगा, शिक्षक की संहिता और आचरण कैसा होगा। तो आप कहोगे सर एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसमें वफादारी हो। जो शिक्षक वफादार है, वफादार का मतलब क्या है कि बस विद्यालय आ रहा है, ऐसा नहीं भैया, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपना 100% दे रहा है बच्चों को पढ़ाने में और उनको शिक्षित करने में। जहाँ पर जब बच्चा पढ़ाएगा तो शिक्षक को भी वफादार होना पड़ेगा, शिक्षक का भी चरित्र और शिक्षक का भी जो सांवेगिक कह सकते हैं विकास है वो अच्छा होना चाहिए। तो शिक्षक सावधानी बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि सभी बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करे और जो भी नियम है उनका पालन करे, जो भी आदेश हैं उनका पालन करें। और भैया इनको उचित रूप से चीज़ें देखने के लिए ज़रूरी होती हैं। प्रत्येक शिक्षक, चाहे वो विद्यालय का कुलपति हो, चाहे प्रधानाचार्य हो, चाहे संस्थान का कोई भी छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी हो, अगर वो विद्यालय के अंदर है तो विद्यालय के वो मुखिया का ही काम करेगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति विद्यालय में शिक्षित और अच्छा होना चाहिए। कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन के उत्तरदायित्व, वह शैक्षिक प्रशासन के उत्तरदायित्व क्या होंगे? तो कहा जाएगा भैया इनका पाठ्यक्रम संबंधी निर्माण कराना, है ना, पाठ्यक्रम को संचालित करना। पाठ्यक्रम को संचालित करने में बच्चे के लिए सुविधाजनक पाठ्यक्रम बनाना, उसका चुनाव करना, कक्षाओं का निरीक्षण करना, है ना, निर्धारित पाठ्यक्रम का उपयोग करना, विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था करना, भवन की व्यवस्था करना, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करना, है ना, बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज से पाठ्यक्रम क्रियाएं या पाठ्य सहगामी क्रियाएं उनकी व्यवस्था करना, है ना। दूसरा क्या है? अध्यापन कार्य। जो अध्यापन कार्य है, जो अध्यापन कार्य बच्चे का है वो बेहतर होना चाहिए। यानी कि बच्चे को जो भी प्रशासनिक कार्य दिए जाएं, जो भी अध्यापक को या बच्चे को जो भी प्रशासनिक कार्य दिए जाएं प्रधानाध्यापक के द्वारा, उसमें वो कार्य को बढ़िया करें और उचित ढंग से करें।
अगर किसी न किसी रूप से वो प्रधानाचार्य की बात को नहीं मान रहे हैं, आवश्यक नहीं मान रहे हैं, तो शिक्षकों का मार्गदर्शन उनमें होना चाहिए और विद्यार्थियों से भी संपर्क बनाना चाहिए, है ना। नियोजित कार्य करना चाहिए, है ना। टाइम टेबल बना करके, नियोजित कार्य का मतलब क्या होता है भैया, कोई भी टाइम टेबल होगा विद्यालय में, उसी के अनुसार तो काम होगा। तो एक नियोजन कार्य होना चाहिए, टाइम टेबल बनना चाहिए, इस पूरे सत्र का बनना चाहिए, प्रत्येक दिन का बनना चाहिए, प्रवेश तिथि से लेकर के और बच्चे की लास्ट मूल्यांकन तक, समेटिव इवैल्यूएशन तक सारे टाइम टेबल बने होने चाहिए विद्यालय में। अनुशासन भी होना चाहिए और साथ ही साथ कह सकते हैं कि सभी से संपर्क भी होना चाहिए। साथ ही साथ जो चीज़ें आपको बताई थी कि भैया विद्यालय में फर्नीचर, शिक्षक, ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद में आपका एक मॉडल आता है इम्पॉर्टेंट। एक तो आपका समय सारणी क्या है, टाइम टेबल क्या है, यहीं पर हम लोग बात कर लेंगे क्योंकि अब जिक्र आ गया है टाइम टेबल का। तो टाइम टेबल क्या है, तो टाइम टेबल में हम क्या उन सभी घटनाओं को दर्शाते हैं, उन सभी विशिष्ट घटनाओं को दर्शाते हैं जो हम प्रत्येक दिन और एक साल के दौरान भी कर सकते हैं। छात्र किस रूम में बैठेगा, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ेगा, है ना। कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के दौरान ही, समय सारणी के दौरान ही पाठचर्या पढ़ाई जाती है। बताया जाता है कि भैया सुबह हम लोग गणित का पेपर करेंगे और उसकी भैया अवधि क्या रहेगी, तो कहोगे सर 45 मिनट रहेगी या 30 मिनट रहेगी। ऐसे तो टाइम टेबल बनाया जाता है कि जो भी आपकी क्लास चलेगी, जो भी सब्जेक्ट आपका पढ़ाया जाएगा समय सारणी के दौरान, उसकी क्लास कितनी देर तक चलेगी। साथ ही साथ जो भी समय सारणी होगी उसकी अवधि के बारे में बच्चों को भी हम लोग बताएंगे, है ना। उनको भी, जो भी बच्चे होंगे उनको भी बताएंगे। भ्रम को ना करना, यानी कि जो भी समय सारणी होगी, ऐसा नहीं कि हमने बता दिया बच्चों को आज हम पढ़ाएंगे गणित, लेकिन हमने आए सुबह सुबह और इंग्लिश पढ़ाने लगे, तो भ्रम बच्चों में नहीं होना चाहिए। शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही बच्चों को पढ़ाएं, जो उसका सब्जेक्ट, जो समय सारणी चल रही है, जो दिनचर्या चल रही है बच्चे की, उसके अनुसार ही बच्चों के टाइम टेबल को बनाना चाहिए और उसी का संचालन करना चाहिए। समय सारणी के प्रकार क्या होते हैं, तो कहोगे सर एक शिक्षक के द्वारा समय सारणी बनती है, एक कक्षा में समय सारणी बनती है और विषय के अनुसार समय सारणी बनाई जाती है। इन 3 टाइप से हम समय सारणी को बना सकते हैं। भाई शिक्षक बना के लाएगा, चलिए इनके हिसाब से बना लेते हैं। कक्षा के अनुसार मान लीजिए कि कक्षा 1 का बच्चा है तो सुबह सुबह हम बच्चे को क्या करेंगे, गणित पढ़ा देंगे, है ना। या सुबह सुबह हमने बच्चे को इंग्लिश पढ़ा दी, फिर बाद में क्या हुआ, जैसे ही लंच हो गया उसके बाद में हमने बच्ची को खेलने संबंधी कार्य करा दिए, है ना। उसके बाद में फिर एक ऐसे सब्जेक्ट लगा दिया। तो इस प्रकार से और विषय के अनुसार भी हम लोग कर सकते हैं। उद्देश्य क्या होगा भाई, क्यों बनाई जाएगी समय सारणी, उसके उद्देश्य क्या होंगे। जब भी उद्देश्य की बात करेंगे तो कहेंगे कि यह जो है विद्यार्थियों को वर्ष भर व्यस्त रहने के लिए ज़रूरी होती है। भाई एक वर्ष में, एक ही दिन में हम थोड़ी ना पढ़ा देंगे। एक वर्ष का जब पाठ्यक्रम बनेगा, पाठचर्या बनेगी, तो टाइम टेबल भी हमें 1 वर्ष का बनाना चाहिए, जिससे कि वर्ष भर बच्चों को वहाँ पर पढ़ा सकें। विद्यालय के पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर या निर्धारित जो अंतराल है उसी में पूर्ण करना चाहिए। विद्यालय की जो समय सारणी है उसको बनाना चाहिए और अध्यापन कार्य उसी समय करना चाहिए। बच्चों के शारीरिक, सामवेगिक इन स्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए और कम समय में अधिक लाभ बच्चों को मिल सके, ऐसी समय सारणी बनानी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट भैया आपका हम बात करते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है सुनिएगा, CCE, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो कहोगे सर आता है भैया 1 नंबर में, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। 1 नंबर में फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन,
मूल्यांकन आप सभी को पता है क्या होता है वे। मूल्यांकन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं भाई, जो चीज़ हमने बच्चे को सिखाई है, जो पाठ हम बच्चे को पढ़ा चुके हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, एक मूल्यांकन करते हैं और ये जानते हैं कि हमने बच्चे को कहाँ तक सिखा दिया है या किस स्तर तक बच्चा सीख चुका है। जो भी उसका ज्ञान है, अभिवृत्ति है, कौशल, व्यवहार, जो भी हम बच्चे को सिखाए हैं, तो किस हद तक बच्चा सीख चुका है। और सतत का अर्थ क्या होगा? सतत का अर्थ क्या होगा? मूल्यांकन का अर्थ हो गया। सतत का अर्थ क्या होगा? आप कहोगे सतत का शाब्दिक अर्थ है क्या? कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लगातार। बच्चे को जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे, जो भी प्रक्रिया हम सिखाएंगे, उसका हम नियमित रूप से, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से हम लोग मूल्यांकन को करते रहेंगे। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी गतिविधियाँ बच्चा सीख चुका है उसके बारे में हम आकलन करवाते रहेंगे, करते रहेंगे। अब व्यापक का अर्थ क्या होगा? व्यापक का क्या अर्थ होगा? तो कहेंगे भैया व्यापक से आशय है बच्चे के समस्त कौशलों और गुणों के विकास से है। व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है? तो आप कहोगे सर बच्चों के समस्त गुणों के विकास से व्यापक का अर्थ है या व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, जहाँ पर बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास सम्मिलित होता है और जो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आवश्यक है। इन गुणों का विकास धीमी गति से हो रहा है तो भैया हम इनमें एक वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। उन बच्चे को हम सिखाने का प्रयास करेंगे जिससे कि वो पर्याप्त समय में आवश्यक चीज़ों को सीख सके। और हम ये अवलोकन के माध्यम से, व्यापक आकलन जो है अवलोकन के माध्यम से, उनसे चर्चा करके या साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा वहाँ पर बच्चों या छात्रों को हम क्या होगा कि चीज़ों को या प्रक्रिया को सीखने में क्या आसान बनाता है ना। चीज़ों को, प्रक्रिया को सीखने में क्या आसान बनाएगा। और जो भी कठिनाइयाँ बच्चे में आ रही होंगी क्या होगा, वो दूर करने का बहुत जल्दी प्रयास होगा, पता लगाने का प्रयास होगा, क्योंकि मूल्यांकन हो रहा है, सतत मूल्यांकन हो रहा है ना। इसके अच्छा उद्देश्य क्या होते हैं? आखिरकार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दिया क्यों जाता है बच्चे को? तो कहेंगे सर बच्चे की सृजनशीलता को बढ़ाने के लिए, बच्चों की रुचियों को जानने के लिए, बच्चे कहाँ तक सीख पाए हैं, कितना बेहतर सीख पाए हैं, इसको जानने के लिए, बच्चों के दूर जो व्याप्त चीज़ें हैं, असेसमेंट है, उनको सीखने के लिए या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को सीखने और समुचित विकास में मदद करने के लिए, और एक निश्चित समय में बच्चे की जो प्रस्तुति है उसने कितना सीखा है उस प्रस्तुति को जानने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसका विकास करते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर हम कहते हैं कि CCE तो कहेंगे बच्चे के विकास के सभी पहलू के मूल्यांकन के लिए एक प्रक्रिया है। यहाँ पर हम नियमित रूप से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, और जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसके साथ साथ चलती रहती है। बच्चा क्या सीख रहा है, क्या सीख चुका है, क्या कठिनाइयाँ बच्चे को सीखने में आ रही है, तो हम क्या करते हैं बच्चों की क्षमता और उसकी रुचियों के अनुसार सीखने का एक पर्याप्त अवसर ढूंढते हैं, पर्याप्त विकास करते हैं, और जिससे बच्चे का क्या होगा, समुचित विकास होगा, बच्चा बेहतर सीख पाएगा। ठीक है, यह आपका था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसके बाद में आपका यूनिट आता है 5.5 है ना। यूनिट 5.5 जहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं संचयी रिकॉर्ड की। ठीक है, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं संचयी रिकॉर्ड की, कहेंगे संचयी रिकॉर्ड क्या है, यानी कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या है। तो आप कहोगे देखिए जब विद्यालय होता है तो विद्यालय के रखरखाव में सारे रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। बच्चे का कम्युनिटी रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा, यानी कि संचयी रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा, बच्चे का प्रोग्रेस रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा, और बच्चे की केस हिस्ट्री भी बनाई जाएगी। केस हिस्ट्री बनाई जाती क्यों? क्योंकि जब बच्चा
विद्यालय में अपना प्रवेश ले रहा है, प्रवेश लेने के पहले वो कहाँ से आया, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, अगर कोई दिक्कत है या अच्छा बच्चा है तो किस कारण से है, यानी कि इन सभी कारणों को हम जानने के लिए प्रेरित होते हैं कि भैया बच्चा आखिरकार किन चीज़ों को तो कहाँ तक सीख चुका है और हमारे पास आया है तो हम कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो केस हिस्ट्री में हम ये देखते हैं, संचयी रिकॉर्ड हुआ आपका, उसमें हम क्या करते हैं, तो कहेंगे भैया संचयी रिकॉर्ड में हम क्या करेंगे, यह रिकॉर्ड जिसमें एक छात्र या छात्र के अध्ययन के दौरान समय समय पर उनका क्या किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, और वो मूल्यांकन हम लगातार इसमें शामिल करते रहते हैं संचयी रिकॉर्ड में कि भैया कितना मूल्यांकन हुआ, बच्चा किन चीज़ों को सीख पाया, कहाँ तक सीख पाया, परीक्षण कितना हुआ, हम अवलोकन के द्वारा कितना बच्चे को बता पाए, और कितना हम समय समय पर चीज़ों को एकत्रित कर पाए और बच्चे को हम दे पाए। होगा क्या भैया इसमें, जब भी हम बच्चे का ये सभी चीज़ें करेंगे तो बच्चे का धीरे धीरे विकास होगा, है ना। और केस हिस्ट्री में हम लोग क्या लेते थे, बच्चे का डाटा। केस हिस्ट्री में बच्चा जब हमारे यहाँ आया एडमिशन के लिए तो हमने उसका नाम, पता, लिंग, फ़ोन नंबर, ये सभी चीज़ें ले ली। उसके बाद में उसका क्या इतिहास था, उसके माता पिता का क्या इतिहास था, बच्चा कहाँ से पढ़ के आया उसके बारे में जानकारी ले ली। उसके बाद में आगे हम बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, है ना, इसके बारे में भी वहाँ पर लिखते हैं, और उसकी जो जांच प्रक्रिया उसके बारे में भी लिखेंगे, और अगर कोई समस्या समाधान करना है तो वो भी केस हिस्ट्री में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है यूनिट 5.5 में। तो दोस्तों ये आपका जो सब्जेक्ट था आज समाप्त होता है, और बहुत जल्द दोस्तों आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसकी भी कोशिश की जाएगी, आपको उसको भी प्रोवाइड कराया जाए। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी को क्या करना है, आप सभी को पता है कि भैया वीडियो को लाइक करने के बाद में, चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, ठीक है। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।